हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से एंड तक सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर आप कलेक्ट कीजिए। वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। लास्ट सेशन के करंट अफेयर में काफी सारे कमेंट देखे थे मैंने स्टूडेंट के, जिनका कहना है कि सर जो ड्यूरेशन है वीडियो की वो थोड़ी सी कम रखी जाए। तो देखिए स्पीड बढ़ा लीजिए थोड़ा, है ना, 1.5 या 1.25 पे करके वीडियो को आप वॉच कीजिए। एक स्टूडेंट का मैंने कमेंट देखा था कि सर आप 10-15 मिनट में खत्म कीजिए। अरे 10-15 मिनट में, है ना, केवल क्वेश्चन और आंसर बताने पड़ेंगे मुझे, है ना, इतना ही टाइम मिलेगा। तो देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, छोटे छोटे संघर्ष हैं, इनको अवॉइड कीजिए, एलिमिनेट कीजिए, क्योंकि आगे काफी बड़े बड़े संघर्ष हमको लाइफ में देखने को मिलने वाले हैं। बस 10-15 मिनट में डर जाओगे तो आगे कैसे लाइफ को फोकस करोगे और कैसे लाइफ से डील करोगे, है ना। तो ये 5-10 मिनट सर ज्यादा हो गया, पहले 25 मिनट का बनाते थे, अब 35 मिनट जा रहा है। तो ये सब छोड़िए और फोकस कीजिए अपने एजुकेशन पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने लेक्चर पर, और एक एक फैक्ट को ध्यान से सुनो, सारे इंपॉर्टेंट है। आपको छोड़ दूंगा तो आप ही का नुकसान होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त अमल साड़ी चीकू किस राज्य से संबंधित है? तो यहां पर अमल साड़ी चीकू की बात करें, जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यह संबंधित है भारत के गुजरात राज्य से। गुजरात में उगाया जाता है अमल साड़ी चीकू को। इसकी स्पेशलिटी अगर हम देखने जाएं तो नॉर्मल जो चीकू होते हैं ना, उससे ज्यादा मिठास इसमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा इसे अगर शेल्फ लाइफ इसकी देखी जाए, है ना, तो ज्यादा होती है आम चीकू के मुकाबले में। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये ज्यादा समय तक इसको स्टोर किया जा सकता है। और मिठास में भी एक अलग तरह की मिठास इस चीकू में देखने को मिलती है। अमल साड़ी चीकू के नाम से गुजरात में उगाया जाता है। हाल ही में इसको दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब 2025 में कंटिन्यू काफी सारे जीआई टैग दिए गए हैं अलग अलग प्रोडक्ट को। इन्हें देखें तो कुंभकोणम पान का पत्ता मेन आपको यहां पर बता देता हूं, तंजावुर में उगाया जाता है। अब स्टेट तो नहीं पूछोगे, स्टेट कौन सा है, कमेंट करो स्टेट कहां पर है, वैसे पता चल ही जाएगा। तोवलाई फूल माला कन्याकुमारी तमिलनाडु में ये पान का पत्ता, सॉरी, फूल माला देखने को मिलती है। अब आपको आंसर भी मिल गया है कुंभकोणम पान के पत्ते से, ठीक है। तो तोवलाई फूल माला तमिलनाडु कन्याकुमारी में बनाई जाती है, इसे भी जीआई टैग दिया गया। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट की बात करें तो जमलापुर गुजरात का एक ब्लॉक प्रिंट है जिसको जीआई टैग दिया गया था। वारंगल तेलंगाना की एक चपाता मिर्च बहुत फेमस है जिसको जीआई टैग मिला। एक कन्नाडी पाया केरल की जनजाति का हस्तशिल्प है जिसमें चटाई बनाई जाती है हाथों से, इसको जीआई टैग दिया गया। और अमल साड़ी चीकू की बात की है, गुजरात में उगाया जाता है, जिसको हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। देखिए जीआई टैग के लिए एक एक्ट काम करता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में लाया गया था। इसके तहत किसी भी प्रोडक्ट को अगर स्थानीय रूप से उसकी कोई पहचान है, कोई विशेषता है, तो उसको 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जा सकता है। 10 साल के बाद उसे रिन्यू करवाना पड़ता है। पहली बार इंडिया में जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को 2004 में। ओके, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में उगाई जाती है। तो ये तो क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड पे आते हैं। सैटेलाइट बस एज अ सर्विस, जिसे एस बास नाम दिया गया, इस इनिशिएटिव की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो एस बास इनिशिएटिव, इसकी शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है इन स्पेस को। अब दोनों चीजें समझनी आई आपको, ना तो ये समझ में आया और ना ही आपको आंसर समझ में आया। तो पहले बात कर लेते हैं इन स्पेस की। इन स्पेस की बात करें तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसे इन स्पेस के नाम से जाना जाता है, इसने इस बस इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इसका मतलब होता है सैटेलाइट बस एज अ सर्विस। सैटेलाइट बस क्या, आपने सैटेलाइट देखे होंगे। एक्चुअल में क्या होता है, सैटेलाइट जो है ना, सैटेलाइट का जो स्ट्रक्चर होता
है ना, जो कोर स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारी की सारी जो इक्विपमेंट होते हैं वो लगे रहते हैं, है ना। सैटेलाइट को जब हम लॉन्च करते हैं तो पूरे सैटेलाइट का स्ट्रक्चर, उसमें जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनके साथ प्राइवेट कंपनी को हम मोटिवेट करें कि भाई आप भी सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म को बनाओ, तैयार करो, ताकि हम इसमें आत्मनिर्भर बन सके। ओके, तो इसे नाम दिया गया है एसबास इनिशिएटिव, जिसकी शुरुआत की है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, मतलब इन स्पेस ने। इन स्पेस क्या करती है, किसकी संस्था है, इसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले हमारा जो इनिशिएटिव है वो इंपॉर्टेंट है। इस जो इनिशिएटिव है उसका उद्देश्य है कि इंडियन प्राइवेट कंपनीज को इनकरेज किया जाए कि वो सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म को डेवलप करे, डिजाइन करे, बनाए, ताकि जो हम इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा है हम उसको खत्म कर सके। ओके, इनिशिएटिव में प्राइवेट कंपनीज को इनकरेज किया जाएगा और उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाएगी ताकि वो सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म को बना सके। तो सीधी सी बात है, सैटेलाइट बस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। मेन कोर स्ट्रक्चर है सैटेलाइट का, जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट लगे होते हैं। अब इस इनिशिएटिव का फायदा क्या होगा, तो भाई गवर्नमेंट जो अभी तक इनको विदेशों से इंपोर्ट करती है उसे खत्म करने में मदद मिलेगी, डिपेंडेंसी खत्म होगी इंपोर्ट में, और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी को खत्म करने के साथ साथ इंडिया भी इसमें आत्मनिर्भर बनेगा। प्राइवेट स्पेस सेक्टर को ग्रो करने में भी इससे मदद मिलेगी, इस इनिशिएटिव से। ठीक है, अब इन स्पेस जिसने इनिशिएटिव को लॉन्च किया, भारत में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत एक एजेंसी है जो कि इसरो और प्राइवेट कंपनीज के मध्य में एक ब्रिज की तरह कार्य करती है, एक मीडिएटर की तरह, है ना। स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनी के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा सके, इसीलिए अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी स्पेस इक्विपमेंट बनाने में काम करती है तो इसरो के साथ उसकी डील करवाई जाती है कि इसरो उस कंपनी के प्रोडक्ट लेगा, ताकि प्राइवेट कंपनीज को मदद मिले, बढ़ावा मिले, और स्पेस सेक्टर में हम भी आत्मनिर्भर बने। तो ये इन स्पेस का काम है। इसकी स्थापना की गई थी 2020 में और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है गुजरात, अहमदाबाद में। ओके, आप सभी को पता है आज अक्षय तृतीया है, तो आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी उपलक्ष्य में देखिए आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर आज के लिए सभी कोर्सेस अप टू 90% तक ऑफ में अवेलेबल है, तो आप फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे, तो चेकआउट कीजिए दोनों एप्लीकेशन को। दोनों एप्लीकेशन की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या फिर प्ले स्टोर से भी आप दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अप टू 90% तक ऑफ आपको सभी कोर्सेस पर आज के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम। इसरो इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर का नेतृत्व कितने समय के लिए करेगा? इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर ये है क्या, पहले इसको समझो। देखिए, जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है उसने एक अन्य एजेंसी, यूरोप के एक देश की एजेंसी के साथ मिलकर इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर की शुरुआत की थी। इसमें होता क्या है कि जो मेंबर कंट्री होती है ना, उसमें आपदा के समय सारे डेटा को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर की होती है। अब देश में डिजास्टर आया है, आपदा आई है, हो सकता है कि उसके पास सैटेलाइट इमेजेस सही ना मिले, कुछ अदर प्रॉब्लम आए, तो उस केस में सारा डेटा अंतरिक्ष से सैटेलाइट के माध्यम से यह संस्था प्रोवाइड करती है उस देश को जो कि मेंबर कंट्री। तो हाल ही में इसरो के पास अध्यक्षता आई है 6 महीने के लिए। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। तो आंसर क्लियर हो गया, हमको काम क्या है वो क्लियर हो जाता है। इसरो को 6 महीने के लिए इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर का नेतृत्व सौंपा गया है। जो चार्टर है, जो ये संस्था हम देख रहे हैं, दुनिया भर के डेटा को साझा करके जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो देश है, उनकी मदद करता है डिजास्टर की कंडीशन में। नॉन
बाइंडिंग एग्रीमेंट है, मतलब हम इसको ऐसे दे सकते हैं कि बाध्यकारी नहीं है, ये एग्रीमेंट किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई देश है जो इसमें इंक्लूड होता है तो फिर भाई उसकी मदद की जाएगी इस संस्था के माध्यम से या चार्टर के माध्यम से। इसे जुलाई 1999 में स्थापित किया गया था और आगे चलकर नवंबर सन 2000 में इसने काम करना शुरू किया। मतलब पहले संधि हो चुकी थी और फिर काम करना वर्ष 2000 में शुरू किया। यूरोपीय स्पेस एजेंसी और इसके अलावा फ्रेंच स्पेस एजेंसी ने मिलकर इसे शुरू किया। 17 मेंबर कंट्रीज वर्तमान में इस चार्टर की मेंबर है। अब इसकी 6 माह के लिए सदस्यता आई है इसरो के पास, जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी है। भारत में स्पेस से संबंधित सारे डेवलपमेंट्स इसरो ही देखता है। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ये काम करती है। कर्नाटक बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और वी नारायणन वर्तमान में चेयरमैन हैं इसरो के। ओके, इसके बाद शाजी एन करुण का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शाजी एन करुण हाल ही में 73 वर्ष की आयु में, क्योंकि काफी एजेड थे, इतने भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के कारण 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। एक फेमस फिल्म डायरेक्टर के रूप में इन्हें जाना जाता है, मतलब सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित। लेकिन ये बॉलीवुड के डायरेक्टर नहीं है, बल्कि साउथ इंडिया में एक फेमस मलयालम फिल्म मेकर है। शाजी एन करुण मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इनको 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। काफी सारी मूवीज इन्होंने बनाई है, जैसे पिरावी एक मूवी थी, इसके अलावा वानप्रस्थम इनकी एक अदर मूवी है। इस तरीके से काफी सारी मलयालम मूवी है। इनमें से जो पिरावी मूवी थी, इसके लिए शाजी एन करुण को कांस फिल्म फेस्टिवल में कैमरा डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1989 में। काफी पुरानी बात है, लेकिन इनको पद्मश्री 2011 में दिया गया। तो हाल ही में निधन हो गया शाजी एन करुण, फिल्म मेकर, मलयालम सिनेमा से संबंधित। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन कगार का संचालन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? ऑपरेशन कगार एक्चुअल में देखिए क्या हुआ है कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है ना, वहां पर 3 राज्यों की बाउंड्री पर, एक तो तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का भी कुछ उत्तर पूर्वी हिस्सा। तो यहां की बाउंड्री पर, मतलब ये तीनों ही आ गए, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़, मतलब आंसर हो जाएगा आंसर डी। यहां की बाउंड्री पर जो जंगल है ना, इन 3-4 राज्यों की बाउंड्री पर, वहां पर जो नक्सली है वो जंगलों में छुपे बैठे। तो हमारी जो इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स है, उन्होंने 10,000 जवानों ने उस जंगल को चारों तरफ से घेर के रखा है। और 2 ही ऑप्शन दिए जा रहे हैं नक्सलियों को, या तो आप सरेंडर करो या फिर हम आपको एलिमिनेट कर देंगे, मतलब आपको खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ज्वाइंट पैरामिलिट्री ऑपरेशन आप इसको बोल सकते हैं, ऑपरेशन कगार। सेंट्रल गवर्नमेंट के नेतृत्व में इसको चलाया जा रहा है। तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की ज्वाइंट बॉर्डर पर इसे शुरू किया गया है और सभी इसमें शामिल है जहां पर ऑपरेशन कगार चलाया जा रहा है। ओके, अभी ये सुर्खियों में वैसे तो इसलिए भी है क्योंकि ये रनिंग है ऑपरेशन, और 10,000 जो हमारे सैनिक है, जो हमारी पुलिस है, उन्होंने घेर के रखा है उस जंगल को। और बहुत बड़े बड़े नक्सलियों के नेता है उस जंगल के अंदर, जिनको कहीं से भी बचने की जगह नहीं है, या तो सरेंडर करना पड़ेगा या फिर एक लंबे टाइम पीरियड में जो मुठभेड़ चलेगी, यहाँ पर जो संघर्ष चलेगा, उसमें यहाँ पर ये खत्म होंगे, सेना को भी हार्म होगा और वो भी खत्म होंगे। तो अभी ये सुर्खियों में इसलिए भी है। और तेलंगाना के जो पहले सीएम ना, के चंद्रशेखर राव, इन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है, स्पेशली छत्तीसगढ़ में जो चलाया जा रहा है ना, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा नक्सलाइट है, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की है कि भाई ऑपरेशन कगार को रोका जाए और सभी को बातचीत की जाए, नक्सलाइट से, जो नक्सली है उनसे बातचीत की जाए और उनको समाप्त करने की बजाय उनको गिरफ्तार करे या बातचीत करके मुख्य धारा में लाया जाए। 1 जनवरी सन 2024 को लॉन्च किया गया था
इस ऑपरेशन को, जिसका नाम था अंतिम मिशन, है ना, कगार, या इसे कहा जाता है अंतिम मिशन। ये गवर्नमेंट के ऑपरेशन समाधान प्रहार के अंतर्गत चलाया जा रहा है, जो 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया था, और यहां पर घोषणा की थी कि 2026 तक इंडिया से नक्सलाइट को हम खत्म कर देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था, और लगभग इंडिया से नक्सलाइट को खत्म करने की ओर अग्रसर हैं। इस तरीके से जो जॉइंट ऑपरेशन है वो अभी भी चलाए जा रहे हैं, और अभी जो ऑपरेशन समाधान प्रहार के तहत चलाया गया वो है ऑपरेशन कगार। नक्सलाइट आप जानते ही हैं, पश्चिम बंगाल, देखिए सशस्त्र विद्रोही हैं ये, जो कि सेना के खिलाफ या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं, हथियार उठाए हुए हैं, सशस्त्र विद्रोह आंदोलन है ये। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से ये शुरू हुआ था, पहली बार ये संघर्ष वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा, और अब ये एक नक्सलाइट के रूप में, मतलब जो देश विरोधी है उस तरीके से भी देखा जाता है, क्योंकि ये सशस्त्र विद्रोह आंदोलन है ना, गवर्नमेंट के खिलाफ या सरकार के खिलाफ हथियार उठा लेना, तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्र विरोधी गतिविधि। ओके, तो इसके खिलाफ अभियान चल रहा है। हाल ही में आयोजित सेकेंड एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सेकेंड एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ग्रेटर नोएडा कहां? नई दिल्ली। ओके, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने 83 मेडल अपने नाम की है, 83 गोल्ड मेडल। सेकेंड एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, सेकेंड एडिशन था। इंडिया ने टोटल 83 गोल्ड जीते, 3 सिल्वर जीते और 1 ब्रॉन्ज अपने नाम किया, और इस तरीके से मेडल टेली में इंडिया पहले स्थान पर रहा है ऑल ओवर रैंक पर। सेकेंड पर रहा जापान, 2 सेकेंड रैंक के, 3 गोल्ड जीते थे। थर्ड पर रहा मंगोलिया, जिसने 1 गोल्ड अपने नाम किया। ऑब्वियस सी बात है, योगासन में या योगा कंपटीशन में इंडिया बहुत आगे है, क्योंकि योग की उत्पत्ति कहीं ना कहीं इंडिया से हुई है। तो आप देखोगे लगभग 83 गोल्ड इंडिया के पास आए, मेडल टेली में हम पहले स्थान पर है। अब आयोजन कौन करवाता है? एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप भारत में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई जिसे कहा जाता है, और योगासन भारत, इन्होंने मिलकर एशिया योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के सेकेंड एडिशन का आयोजन किया है। यहां पर याद रखिएगा, योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स बनाना और बढ़ावा देना इस योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है। पहली बार यह 2017 में बांग्लादेश के ढाका में आयोजित की गई थी, तब भी विनर इंडिया ही था। तब इंडिया ने 22 गोल्ड जीते थे, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तब भी पहले नंबर पर इंडिया, और अभी भी पहले नंबर पर इंडिया। अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने संयुक्त रूप से इसका आयोजन करवाया, भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स के अंतर्गत साई कार्य करता है ना। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आपको पता है, इंडिया में हर साल पूरे वर्ल्ड में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में 21 जून को इंडिया के प्रयासों से यूनाइटेड नेशन ने 2014 में घोषणा की थी कि योग दिवस मनाया जाएगा, और 21 जून 2015 को पहली बार इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। ओके, हाल ही में आयोजित यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 की मेंस टीम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। ओके, तो यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025, इसमें विमेन कैटेगरी और मेंस कैटेगरी दोनों के टूर्नामेंट हुए थे। अब जो मेंस कैटेगरी श्रेणी है उसमें गोल्ड मेडल जीता है मेडल टेली के आधार पर एसएससीबी ने, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को एसएससीबी के नाम से जाना जाता है। जो हमारे पैरा मिलिट्री फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है ना, वो जो वहां से जो खिलाड़ी निकलते हैं वो एसएससीबी की तरफ से खेलते हैं। ओके, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, तो 7th यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप है 2025 में।
मेंस और विमेंस दोनों ही कैटेगरी का यहां पर आयोजन करवाया गया था। मेंस कैटेगरी में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीतकर मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया। विमेंस कैटेगरी में यह अवार्ड जीता है हरियाणा ने, गोल्ड, 3 गोल्ड जीते, 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल। देखिए अब आप बोलोगे सर ये गोल्ड तो ज्यादा है, एक ऐसा भी चलता है रैंक वाइज, है ना, एक रैंक वाइज से। तो मेंस कैटेगरी में जो रैंक है पहले नंबर पर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की है, जो रैंक में पहले नंबर पर है, और विमेंस में ये हरियाणा पहले नंबर पर रहा, है ना। तो जो पहले नंबर पर है उसको संयुक्त रूप से गोल्ड मिलेगा, सेकंड पर जो रहा वो सिल्वर मिलेगा, और थर्ड पर जो रहा उसको ब्रॉन्ज मिलेगा। अब मेंस कैटेगरी में गोल्ड जीत लिया टीम जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडल जीते, सर्विसेज, सेकंड पर आरईसी लिमिटेड सिल्वर, थर्ड पर रहा हरियाणा मेंस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल। ये 1 2 3 रैंक है। विमेंस की रैंक की बात करें तो पहले नंबर पर हरियाणा 8 मेडल जीते, टीम गोल्ड इनके पास गया, सेकंड पर दिल्ली और थर्ड पर रहा राजस्थान। आयोजन कहां हुआ था? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में 21 से लेकर 28 अप्रैल तक। 7th यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हर साल आयोजित की जाती है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन इसमें इस साल इन्वॉल्व था। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में बॉक्सिंग को गवर्न करने वाली नेशनल बॉडी, बॉक्सिंग खेलों का आयोजन करवाती है, कंट्रोल करती है। स्थापना की गई थी 2014 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन के लेखक कौन है? तो देखिए बुक एक भारत के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन जो कि तमिलनाडु से आते हैं उनके जीवन पर है, रामानुजन, है ना। रामानुजन के नाम पर बहुत सारे अवार्ड्स के नाम आपने सुने होंगे। तो इनके जीवन पर इनकी जो जर्नी रही एक मैथमेटिशियन के तौर पर, जो संघर्ष रहा, उस पर आधारित बुक रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन को लिखा है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने। इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। तो रामानुजन के जीवन पर आधारित बुक है, हाल ही में लॉन्च की गई। श्रीनिवास रामानुजन इनका पूरा नाम है। भारत के बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन तमिलनाडु राज्य से आते हैं। इंडिया में तो इनको कोई ऐसा बड़ा अवार्ड जो कि मिलना चाहिए था, एटलीस्ट भारत रत्न डिजर्व करते हैं, है ना। तो रामानुजन जैसे लोग देखिए एक तो बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, जैसे सीवी रमन हुए हैं, है ना। वैसे मैथमेटिक्स के क्षेत्र में काफी फेमस हस्ती है, आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा। पर यहाँ पर थोड़ी निराशा की बात यह है कि इनको कोई बड़ा अवार्ड इंडियन गवर्नमेंट ने कभी दिया ही नहीं। भारत रत्न, कोई पद्म विभूषण, ऐसा कोई बड़ा अवार्ड इनको मिलना चाहिए था। अभी भी अगर गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति देख रहा हो, है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी कोई ऐसी बॉडी हो जो शायद मुझे सुन पा रही हो कहीं भी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इधर ध्यान दिया जाए, है ना। एस रामानुजन काफी इनका भारत के मैथमेटिक्स, है ना, बहुत फेमस मैथमेटिशियन है। तो आपको देखना चाहिए कि ऐसे जितने भी लोग हैं, हस्ती हैं, उनको इनकरेज किया जाना चाहिए देश में। तो आप देखिए, इस ओर ध्यान दीजिए। चलिए, तो रामानुजन के नाम पर जो अवार्ड्स चलते हैं, रामानुजन फेलोशिप की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। एक रामानुजन फेलोशिप है। फिर आईसीटीपी रामानुजन प्राइज दिया जाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स के द्वारा। एक श्रीनिवास रामानुजन मेडल दिया जाता है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के द्वारा। गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी संस्थाएं ये अवार्ड्स दे रही है, तो उनको पता ही होगा कि भाई कितनी बड़ी हस्ती है, ओके। इसके अलावा रामानुजन की जयंती की बात करें तो 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है रामानुजन की जयंती पर, ओके। तो ये हो जाते हैं हमारे इनके ऊपर जो बुक आई है वो हाल ही में लॉन्च की गई। हाल ही में हार्वर्ड के एआई फॉर गुड हैकाथॉन में किस भारतीय एआई प्रोजेक्ट ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एआई पर एक हैकाथॉन आयोजित किया गया था, या हैकाथॉन के नाम से इसे जाना जाता है ना। एक कॉम्पिटिशन है एआई के, जो भी एआई बेस्ड कुछ ऐसा बना है तो उसको संबंधित एक प्रतियोगिता है, एआई फॉर गुड हैकाथॉन, ठीक है।
इसमें जो फर्स्ट प्राइज है वो भारत के एक एआई प्रोजेक्ट ने जीता है जिसका नाम है मेघा। भारत के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हैं जैसे आईएएस वगैरह, है ना, या फिर कोई अदर जो पॉलिटिक्स से संबंधित है, जो फेलोशिप पर हार्वर्ड में है या फिर किसी और उद्देश्य से हार्वर्ड में है, उन्होंने पेश किया है मेघा को, जिसे फर्स्ट प्राइज दिया गया है एआई फॉर गुड हैकेथॉन के अंतर्गत, कंपटीशन के अंतर्गत। देखिए, मेघा एआई प्रोजेक्ट ने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल द्वारा आयोजित कैनेडी एआई फॉर गुड हैकेथॉन में फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया है। इंडियन टीम ने मेघा एआई प्रोजेक्ट को विकसित किया है। अब इसका फुल फॉर्म देखो मेघा का, मेघालय ई गवर्नेंस ह्यूमन सेंटर्ड असिस्टेंस, इसका पूर्ण रूप है। लेकिन आपको पता है यहां पर ऑफिशियली मेघालय गवर्नमेंट ने इसे अभी तक राज्य में अप्रूव नहीं किया है। एक एआई आधारित फ्री प्लेटफॉर्म है, जिस कोई भी सिटीजन जिसको गवर्नमेंट स्कीम की जानकारी चाहिए वो आसानी से इस फ्री प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। मेघा नाम का ये जो फ्री एआई प्लेटफॉर्म है, और यहां पर यह है कि भाई ये वॉइस बेस्ड एआई है, मतलब अगर किसी को हर्डल आता है कि भाई वो यूज नहीं कर सकता, टेक्निकल या टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं जानता, तो वो केवल कमांड देकर भी वो पूछ सकता है किसी भी स्कीम के बारे में। आइए समझ में। तो ये मेघा प्रोजेक्ट है, एक एआई प्रोजेक्ट है जिसको 5 लोगों ने मिलकर बनाया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखो अलग अलग डिपार्टमेंट के ये लोग हैं, कोई आईएएस ऑफिसर है ना, कोई हार्वर्ड का ही स्टूडेंट है, और ऐसे लोगों ने मिलकर इससे बना है, जिसने हाल ही में कैनेडी एआई फॉर गुड हैकेथॉन में फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया है। डन। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित सीपरी की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 के अनुसार भारत का वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा स्थान है। देखिए, सीपरी की एक रिपोर्ट है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सीपरी, उसने रिपोर्ट को जारी किया है कि भाई कौन से देश ने 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में, 2024 की रिपोर्ट है ना, तो 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में कौन से देश ने सेना पर सबसे ज्यादा खर्चा किया है। तो इस आधार पर इस रिपोर्ट को निकाला गया वैश्विक सैन्य खर्च। तो इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया सेना पर खर्च करने के मामले में इस रिपोर्ट में 5वें नंबर पर है। जब सीपरी की 2023 की रिपोर्ट आई थी तब इंडिया 4th नंबर पर था, और अब इंडिया 5वें नंबर पर है। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 रिपोर्ट। ओके, इंडिया ने 2024 में, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर था 2023-24 का, उसमें $86.1 बिलियन खर्च किया है अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में। हथियार खरीदे होंगे, सेना को बढ़ाया होगा, है ना, कुछ दूसरे देशों से कुछ भी मिलिट्री जो हथियार वगैरह जो भी खरीदे हो, है ना, फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट वगैरह, तो उसमें 86.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए। पिछले साल से ये 1.6% ज्यादा रहे। और इंडिया का डिफेंस खर्च अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें ना तो 9 गुना ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान का 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और इंडिया का 9 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान की रैंक देखें तो 30वीं रैंक आती है पाकिस्तान की वर्ल्ड में, इस रिपोर्ट के अनुसार। टॉप 5 कंट्रीज जिन्होंने सबसे ज्यादा मिलिट्री पर एक्सपेंसेस किए हैं, व्यय किया है मिलिट्री चीजों को बढ़ाने के लिए, तो 60% ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 5 देशों से आता है, जितना भी खर्च हुआ है। यूएसए ने सबसे ज्यादा 916 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किया, यह भी बढ़ाया है ऑलमोस्ट 2.3% तक। चाइना ने 314 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किया, रशिया ने 149 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जर्मनी ने 88.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और इंडिया ने 86.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर अपनी सेना पर खर्च किए हैं, है ना। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान की रैंक आती है 30। तो इंडिया की रैंक पूछी गई थी, 5वीं रैंक है। अब ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि सीपरी जारी करता है। 1949 में शुरू किया गया था और इसका नाम चेंज हुआ था 1988 में, पर शुरुआत 1949 में की जा चुकी थी। सीपरी इसे जारी करता है जिसे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है।
पूरे वर्ल्ड में आर्मी मिलिट्री आर्म का जो ट्रेंड चल रहा है उससे रिलेटेड जो डेटा है उसको एनालिसिस करने का काम सीपरी का है ना। स्वीडन के स्टॉकहोम बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1966 और हेडक्वार्टर स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित है। ओके, तो यहां पर 30 अप्रैल के हमारे सभी करंट अफेयर इसी के साथ खत्म होते हैं। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें लेक्चर लंबा तो नहीं होगा, ठीक है। चलो, चीन के जियामेन में 27 अप्रैल से 4 मई तक सुदीरमन कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। बैडमिंटन से संबंधित प्रतियोगिता है सुदीरमन कप। भारत और चीन के मध्य 5 साल के बाद लिपुलेख और नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाएगी। ये दोनों ही दर्रे क्रमशः उत्तराखंड और सिक्किम में देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल डांस डे हर साल मनाया जाता है 29 अप्रैल को। और भारत सरकार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में कितने प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति पर विचार कर रहा है, तो यह है 49%। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में कौन सी कंपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्च करने के मामले में पहले स्थान पर है, तो यह है एचडीएफसी बैंक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना के द्वारा कौन सी सैन्य एक्सरसाइज की गई, तो यह है आक्रमण। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2025 में किसे हरित पहल के तहत सर्वोच्च सम्मान प्लेटिनम रिकॉग्निशन दिया गया, तो यह हो जाएगा हुबली एयरपोर्ट। भारत के किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं के गायन पर 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं? भारत के बिहार राज्य में। और केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किस राज्य में 2100 करोड़ रुपए के पीएम मित्र पार्क को मंजूरी दी गई? मध्य प्रदेश राज्य में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा खोजी गई लेबियो करु और लेबियो चेकिडा दोनों ही मछली की प्रजातियां हैं मीठे पानी की। ये हो गए हमारे कल के जितने भी करंट अफेयर थे उनका रिवीजन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। गगन नारंग ने 2012 के लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन 1980 में किया गया। और हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 साल के अकबर ने जो राज्याभिषेक हुआ था 1556 में, वो हुआ था पंजाब में। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, 2025 के ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर कौन सी रही जिसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया अभी रिसेंटली? हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? और 2025 में ब्रिक्स में किस नए देश को जोड़ा गया ब्रिक्स समूह में? तो तीनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, पॉज करके आराम से देखिए। ओके, और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और आई होप लेक्चर आपको ज्यादा लंबा ना लगा हो, है ना। अगर ऐसा लगता है कि लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा है तो भाई स्पीड बढ़ा लीजिए, पर आपको फैक्ट तो मुझे पूरे बताने ही पड़ेंगे, है ना। और वो जो 10 मिनट वाले जो कमेंट थे, जो स्टूडेंट ऐसे भी हैं, तो देखिए 10 मिनट में पीडीएफ ले लो आप एप्लीकेशन पर जाकर, वहां पे जाकर आप एक बार पढ़ लो, 2 मिनट में 5 मिनट में पढ़ लोगे। पर लेक्चर में अगर मुझे समझाना पड़ेगा तो वो बड़ा होगा, ठीक है। आई होप समझ पाए होगे इस बात को। तो अब ऐसे कमेंट उम्मीद करता हूं कि देखने को नहीं मिलेंगे, टाइम को लेकर स्पेशली। और बाकी अगर कोई अदर हर्डल है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।